नीतीश जी को मैं ये क्रेडिट दूंगी। लालू कभी नहीं आए, अमित शाह भी आए थे, सब आते हैं वहाँ। तो जब आए थे नड्डा जी तो मैंने उनसे ये बात कही। तो ये लोग सबको तो जेपी के प्रोडक्ट है, बिल्कुल। न वो आंदोलन होता, न जेपी उसका नेतृत्व करते, न ये लोग बड़ा लीडर बनते। तो मेरा कहना है कि उनका कद क्या इन लोगों से कम था। नरेंद्र मोदी जी से क्या चाहती हैं? मेधा दिवस घोषित करें, मेधा दिवस घोषित करें। उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा संविधान बना है। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। तब अकेला श्रेय अंबेडकर को नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते, किसी को हिम्मत नहीं है कहने की। और बहुत इनको दुख जैसे हुआ था कि मैं इतने वर्षों से आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक बार मुझसे कहा तो होता आपने, तुरंत उसी रात बैठ के उसका जवाब दिया। नेहरू से ज्यादा हकदार लोग थे, प्रधानमंत्री बनने लायक थे, लेकिन गांधी ने जानबूझकर। देखिए, मैं मुझको इतनी योग्यता नहीं कि मैं कह दूं कि कौन ज्यादा। लेकिन नेहरू ने इंदिरा गांधी को बढ़ाया, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को बढ़ाया, राजीव गांधी को बढ़ाया, फिर राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने कभी अपने बच्चों को तो नहीं बढ़ाया। उनका सिद्धांत अलग था। जिस स्थिति में है आप जाइएगा, आपकी आंख से आंसू गिरे। अच्छा, राष्ट्रपति आसानी से बन गए थे कि इसके पीछे भी कुछ खेल था? नेहरू ने शुरू से पटेल की कंपैरिजन में नेहरू को बढ़ाया, गांधी जी ने। मतलब साफ तौर पर नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। देखिए, आजकल जो एक हो गया है नेता लोगों का, सिक्योरिटी उनके लिए एक स्टेटस सिंबल हो गया है। जब वो टूर पे जाते थे तो ज्यादातर तो उनकी टूर रेलगाड़ी से होती। पूरी रेलगाड़ी के मार्ग पर इतनी दूर पर पुलिस के लोग खड़े रहते हैं, और ट्रेन जहाँ रुकती है वहां पर भी पूरा एकदम। क्या इसको कम नहीं किया जा सकता है? सो उन्होंने लिखा है। आजकल के जो राजनीतिज्ञ है, इनका क्या सिद्धांत मैं नहीं समझती। जहाँ से वोट मिलता है उस तरह की भाषा ही लोग बोलते हैं। क्या आपको लगता है ये वोट की राजनीति के कारण होता है? बिल्कुल हो रहा है। जब राजेंद्र प्रसाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन, उन्होंने क्या बदला और कैसे उसे भारतीय कर दिया? पर्दे जैसे सैटिन के, ब्रोकेड के पर्दे वगैरह थे, सब हटाकर खादी के पर्दे लगाए गए। बाथरूम में भी महंगे तौलिए थे, उनको हटाकर खादी के खुरदुरे। सच को झूठ भी बना दिया। सच को झूठ बनाने में भी इन लोगों को हिचक नहीं है। कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। जो सरकार आती है सब पर सभी चाह रहे थे कि नहीं, राजेंद्र बाबू ही राष्ट्रपति बने। वहाँ जब जाते थे तो वहाँ भी देखते थे हम लोग, खपड़ेल कुटिया थी जिसमें वो रहा करते थे। परिवार के साथ उनको रहते कभी नहीं देखा। और 1920 में जैसे ही असहयोग आंदोलन का कॉल आया, सब छोड़ छाड़ कर उन्होंने आंदोलन में कूद पड़े। उसी समय उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई। गांधी जी ने लिखा, गांधी जी पत्र है, बाकायदे पत्र है वो। तो फिर क्यों नहीं बने? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज का विशेष पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा। अब देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा भारत के इतिहास में भी हैं, भारत के वर्तमान में भी हैं और भारत के भविष्य में भी हैं। डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा जी, बहुत स्वागत है। हम अपने लाखों दर्शकों को यह बता दें कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह पौत्री है, ग्रैंड डॉटर है। उम्र हो गई है 84 ईयर। पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, साल 2000 में रिटायर हुई हैं। इसके बाद पटना ही रहती हैं। लेकिन इनके मन में, इन्होंने देखिए अपने दादाजी को देखा है और 6 साल की उम्र तक तो जानते ही नहीं थे कि मेरे दादाजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हाँ, बस इतना जानते थे, कोई बाबूजी हैं, कोई बाबा हैं जो हम सभी भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं। और मुलाकात कहाँ होती थी? मुलाकात जेल में होती थी। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन बिहार के इस लाल के खिलाफ साजिशें भी बहुत हुई। आज बहुत सारे राज खुलेंगे और देखिए, देश के जो बड़े लोग हैं उन्हें जानना चाहिए कि कहां, कब, कौन सी साजिश हुई और कहां, कैसे, किसे उठाया गया, गिराया गया। आज हम डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा से बात करेंगे तो नेहरू की बात होगी, गांधी की बात होगी, पटेल की बात होगी और बिहार सरकार की भी बात होगी। डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा जी, बहुत स्वागत है। और हम बातचीत को एक दुखद पहलू की ओर सबसे पहले ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं सुनता हूं और जब मैं जानता हूं तो मेरी आंखें भी झुक जाती है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इतनी गैर बराबरी सरकार ने क्यों की? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। इसके बाद जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ तो वह दिल्ली में नहीं रहे, वह पटना आ गए। और उसी खपरेल में, देखिए, बिहार विद्यापीठ की आज की कहानी भी डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा से हम जानेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी खपरेल बिहार विद्यापीठ में आए। ऐसा नहीं, और देखिए, जब बीमार थे दिल्ली में तो कौन सी साजिश हुई थी यह भी हम बताएंगे, लेकिन जब निधन हुआ पूरा देश गम में था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इतनी चिंता न बिहार सरकार को हुई, न केंद्र सरकार को हुई, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हो। सोचिए क्या हुआ। डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा जी, आपको संस्मरण है जब यह सब कुछ चल रहा था, आपके सामने दादाजी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दम तोड़ा, और फिर जो हुआ वह तो हुआ ही। अब आपके मुखारबिन से हम जानना चाहते हैं माता जी। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें स्ट्रेट कर दूं। जैसे आपने कहा कि हम जानते नहीं थे कि वो कौन है, ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं थे, हम जानते थे कि वे हमारे बाबा हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ तो कभी रहते नहीं थे, तो इसलिए एक परिवार के सदस्य लगता नहीं था। जैसे कि हम हमारे साथ दादी थी, चाहे बाबूजी थे, चाचा थे, चाची थी, माँ थी, सब परिवार के साथ उनको रहते कभी नहीं देखा। अच्छा। हम यही जानते थे कि बाबा नामधारी व्यक्ति हैं जो हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। शुरू की बात मैं कह रही हूँ, जो बहुत बचपन की बात कह रही हूँ मैं। और उनसे मिलने हम लोग, सबसे पहली स्मृति उनकी मेरी बांकीपुर जेल की है। बांकीपुर जेल की है, जहाँ हम लोगों को सप्ताह में एक दिन उनसे मिलने ले जाया जाता था, और उस दिन की हम लोग बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे। तब देश आजाद भी नहीं हुआ था। नहीं, 42 से 45 के बीच में थे वे। देश आजाद हो जाता तो जेल में कैसे रहते, वो तो ब्रिटिश सरकार की जेल में थे ना उस समय। तो इस तरह से वो परिवार के साथ बहुत कम रहने को उनको मौका मिला। मतलब उन्होंने अपना जीवन देश को दे दिया। जैसे मैं बताती हूँ आपको, दादी के मुख से जैसे सुना मैंने कि उनका पूरा विद्यार्थी जीवन घर से अलग बीता। छपरा, पटना, 2 वर्ष पटना में भी उनकी पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई हुई, और तो पूरा उन्होंने छपरा जिला स्कूल से पढ़ा, जहाँ से उन्होंने पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बर्मा था, और उसमें उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, टॉप किया था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था उसमें। उसके बाद से फिर कलकत्ता में पढ़े हुए, 15 बरस तक वो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े हुए। वहाँ से FA, BA, MA, वहीं से लॉ किया, और वहीं उन्होंने लॉ प्रैक्टिस भी आरंभ की। अच्छा। जब पटना में हाई कोर्ट जब खुल गया तब वो बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार जब बंगाल से अलग नहीं था, बिहार बंगाल से अलग हुआ, और यहाँ हाई कोर्ट जब शुरू हुआ तब वे कलकत्ता से शिफ्ट होके पटना आए, और यहाँ हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ भी वो अकेले ही रहे, कलकत्ता में भी परिवार तो साथ नहीं रहा, यहाँ भी सुविधा नहीं थी। तो उनका परिवार, मेरी दादी और मेरे पिताजी और चाचा, ये लोग सब संयुक्त परिवार था। बाबा के जो अग्रज थे, बड़े भाई थे, वे संयुक्त परिवार के मुखिया थे, और वे ही सबका देखते थे, सब कुछ वही करते थे। तो इस तरह से घर पर तो उनका बहुत कम जाना हो पाता था। जीरादेई पहले घर में लोग रहते थे, और फिर जब उनके बेटे लोग बड़े हुए, उनको अपना काम करने लगे, तो सब अपने जहाँ जहाँ जिसका काम था वहाँ वहाँ लोग रहे। और हम लोग, दादी तो साथ रहती थी, लेकिन उनको तो कभी साथ रहने, बचपन में मैं कहती हूँ, ये याद नहीं है। लेकिन इतना हम जानते थे कि उनके एक तो बांकीपुर जेल, और दूसरे कभी कभी हम लोग को ले जाया जाता था उनसे मिलने सदाकत आश्रम, बिहार विद्यापीठ। वहाँ जब जाते थे तो वहाँ भी देखते थे हम लोग, एक खपड़ेल कुटिया थी जिसमें वो रहा करते थे। और अक्सर जब वहाँ जाते तो वहाँ पर भी वे जो माहौल था वहाँ का, मैं क्या बताऊँ, तो शुरू तो हुआ था वो एक शिक्षण संस्था के रूप में,
लेकिन फिर वो एक स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र भी बन गया था। तो इस तरह की गतिविधियां वहाँ चलती रहती थी। झंडा फहराया जाता था। मुझको याद है, बहुत छोटी थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत से मेरा पहला परिचय वहीं हुआ था। तो ये सब था। उसके बाद से फिर 46 में जी वो दिल्ली गए और तब से स्थायी रूप से दिल्ली रह रहे थे वे। 46 से 46 तब उनको पहली बार ये सुविधा मिली। इस बीच मेरे उनके अग्रज की मृत्यु भी हो गई थी, 34 में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद से उन्होंने घर का सब हाल सवाल देखा। और उस समय बहुत चिंता की बात थी जब बड़े बाबा नहीं रहे और बाबा ने सब देखा, तो देखा उन्होंने कि बहुत कर्ज है परिवार पर है। हाँ। तो एक उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में जी। कि उसी समय उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई। कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई। गांधी जी ने लिखा, गांधी जी ने पत्र है, बाकायदे पत्र है वो कि उसके पहले यहाँ पर 34 में ही यहाँ पर भयंकर भूकंप आया था जिसमें कि बहुत तबाही हुई थी। और उसमें जिस तरह से उन्होंने रिलीफ का काम किया था एक संगठित करके, तो बहुत सब लोग प्रभावित हुए। उसी समय उनको देश रत्न के नाम से नवाजा गया था। यहाँ के लोगों ने नवाजा। तो गांधी जी का था 34 में जब कांग्रेस बीच में 2 बरस तो नहीं रही थी कि वो होने जा रहा था, तो कि अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाए। तो फिर क्यों नहीं बने? बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझ पर कर्ज है, जब तक मैं उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा लेता, जब तक परिवार के कर्ज से मुक्ति नहीं पा लेता, मुक्ति ने तो मेरा ये क्या बताऊं मैं, हाँ, कि मैं इस तरह का कोई सार्वजनिक पद स्वीकार करूं। अच्छा। तो इस पर गांधी जी ने इंसिस्ट किया। वो पत्र आप देखिए, वो सब पत्र है उन्होंने जो लिखा है कि इस समय तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है इस पद पर आने लायक। हाँ। और जहां तक कर्ज की बात है तो उसका उपाय होगा। तो जमला लाल जी आए, सेठ जमला लाल जी, उन्होंने देखा और कैसे कैसे क्या उपाय हुआ। लिखा है जमींदारी थी वो बेच के, जमीन बेच के, कैसे कैसे करके पूरा कुछ लोगों ने मदद किया। और इस तरह से सब कर्ज जब भुगतान हो गया और जमना लाल जी ने पूरे बुधुर की जो मकान जमींदारी सब एक तरह से उन्होंने ले ली थी। और जब मुक्ति हो गई पूरी शहर, तब उन्होंने जाके कांग्रेस 34 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार किया। और उसके पहले से तो वो तो इतनी रोरिंग प्रैक्टिस थी उनकी। और 1920 में जैसे ही असहयोग आंदोलन का कॉल आया, सब छोड़ छाड़ कर उन्होंने सब त्याग करके वो आंदोलन में कूद पड़े थे। अच्छा, जब देश आजाद हो रहा था माताजी, तब आपकी उम्र क्या थी और आपने किस रूप में देखा था उस दिन को? 15 अगस्त। देखिए मेरा अगस्त 40 का जन्म है। अच्छा, अगस्त 40 का। हाँ, तो सोच लीजिए कि मैं 7 बरस की रही होंगी जब देश आजाद हुआ। आप पहली बार दिल्ली कब गई थी? हम लोग 47 में ही गए, लेकिन 47 के शुरू में गए थे क्योंकि अगस्त में आजाद हुआ है। तो हम लोग पहले, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था जब हम लोग पहुंचे थे। और उस समय इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, जिसमें कि बाबा खाद्य मंत्री थे। और पहली बार उनको सुविधा मिली थी कि उनका एक अपना एक स्थान है जहाँ की वे अपने परिवार को अपने साथ रहने के लिए बुला सके। तब पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने हम लोग, एक और कारण था चूंकि 46 में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। हम छोटे छोटे भाई बहन थे, तो ये भी एक कारण रहा होगा मैं सोचती हूँ। लेकिन हम ही लोगों को नहीं बुलाया, मेरे चचेरे भाई बहन सबको बुलाया, संयुक्त परिवार में। हाँ, संयुक्त परिवार एक विक्टोरिया रोड में। हाँ, तो वहाँ पर मेरी चाची थी, चाची दादी, वो एक तरह से हम लोगों की देखभाल कर रही थी वहाँ हम लोग। उसके बाद से तो हम लोग जो अपने पौत्रियों को उन्होंने जो बुलाया, तो उसके बाद से तो लगातार हम लोग वहीं रहे उन्हीं के साथ। 50 में वे राष्ट्रपति भवन गए। अच्छा, राष्ट्रपति आसानी से बन गए थे कि इसके पीछे भी कुछ खेल था? आसानी से मैं क्या, उस समय का आप पत्र व्यवहार पढ़िए। अच्छा, पत्र व्यवहार पढ़िए। नेहरू जी चाहते थे राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बना। राजगोपालाचारी उस समय गवर्नर जनरल थे। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में नेहरू नहीं थे? नहीं, बाबा तो उस समय खाद्य मंत्री थे। जी हाँ, ठीक है, मतलब नेहरू के खाद्य मंत्री थे। और उसके बाद से वे
संविधान सभा अध्यक्ष भी बन जी। गए थे। 46 में ही संविधान सभा अध्यक्ष भी बन थे। एक बात और कहूँ मैं, उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा संविधान बना है, समझिए। लोग तो कहते हैं पूरा संविधान बना है, और उस संविधान देखिए, वो एक सामूहिक काम था, वो एक कलेक्टिव वर्क था। और संविधान सभा में चुनकर सदस्य आए थे, कोई साधारण लोग नहीं थे जी। सब एक एक अपने अपने क्षेत्र के सब दिग्गज लोग थे। मतलब इन्होंने लिखा है, आप किताब पढ़िए के मुंशी की जी। उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अच्छा, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स उन्होंने कहा, जो कि सदस्य थे वहां संविधान सभा में। मतलब अकेला श्रेय नहीं, अब देखिए मैं बताती हूँ, और उसमें जो अभी तो समय नहीं मैं कि पूरा आपको बता सकूं। मैंने अभी एक पुस्तक भी लिखी है संविधान निर्माण में, और उसमें राजेंद्र बाबू की क्या भूमिका रही है। तो उसमें इस तरह से उसकी प्रक्रिया आप अगर जाने किस तरह से संविधान बना, तो पहले तो कमिटियां बनी, कई तरह की बनी। अब उस सबका नाम तो मैं नहीं बता सकती हूँ, कौन कमेटी। एक स्टीयरिंग कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष बाबा थे, और भी बहुत तरह की कमेटी बनी जी। और सबसे पहले देखिए उस संविधान का, उस समय थे कौन थे, एक आईएएस ये थे जी। तो सब जगह से उन्होंने, और संविधान सबका देख के सुन के और इस करके, तब उन्होंने एक उसका खाका तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। मूल ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। अच्छा, तो मतलब अकेला श्रेय अंबेडकर को नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। देखिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अंबेडकर की भूमिका जरूर रही है, मैं नहीं कहूंगी। बाबा ने जो लिखा है वो बाकायदे उनकी तारीफ की है। ये तो आप बता रही थी माता जी की राजगोपालाचारी को नेहरू प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। आप बात इधर से उधर तुरंत कूद जा रहे थे, क्या बताओ। संविधान की जो बात कह रहे थे कि संविधान में जो एक नैरेटिव फैला दिया गया, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इनिशियल जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वो तैयार हुआ था ये बी.एन. राव ने वो तैयार किया था। अच्छा, वो तैयार किया था। और उसी पर चर्चा होके उसके बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, चर्चा होती थी, और उसके चेयरमैन थे ये अंबेडकर साहब। और वो भी देखिए, वो मेंबर थे, बंगाल से मेंबर होके आए थे। अच्छा, बंगाल से वो चुन के आए थे। लेकिन पार्टीशन जब हो गया, देश स्वतंत्र हुआ, पार्टीशन हुआ, तो वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। अच्छा, तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर उनको बंबई से, इसमें बहुत बड़ा हाथ था बाबा का। अच्छा, बंबई से उनको चुनवा कर लाने में। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान था वहां से, क्योंकि वो उन्होंने बाकायदे कहा है कि उन बहुत जरूरत है उनकी सेवा, अंबेडकर की। अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उनकी तो थी जरूरत थी। लेकिन ये कहना कि एक व्यक्ति ने संविधान बना दिया है, इस बात का तो मुझको समझ नहीं आता कैसे। आजकल की देखिए वोट की राजनीति है जी। तो आजकल के जो राजनीतिज्ञ है, इनका क्या सिद्धांत मैं नहीं समझती हूँ। जहां से वोट मिलता है उस तरह की भाषा ही लोग बोलते हैं। एक पार्टी की नेत्री, चूंकि वो उसी समाज की हैं जिस समाज के अंबेडकर थे, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, और फिर वही बात बाकी सब लोगों ने लपक ली। और अब किसी की हिम्मत नहीं है जी कि वो कह सके। किसमें सभी तो ये देखिए, जो कि एक कमिटी का चेयरमैन था, संविधान जो बना उसमें बहुत सी कमिटियां बनी। बिल्कुल। तो उसमें एक कमिटी थी ड्राफ्ट कमिटी, उसके चेयरमैन थे अंबेडकर। और तो उनका कहा जाता कि उन्होंने संविधान बनाया जी। संविधान का जो अध्यक्ष था, जिसकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण हुआ, उसके नाम का उल्लेख तक नहीं किया जाता। हाँ, बिल्कुल। और सरकार की तरफ से यही होता है। देखिए, लोकसभा से एक कार्यक्रम आता है संविधान निर्माण पर, और उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अभी संविधान दिवस नहीं, उनको सिर्फ
यही कहा जाता है कि वो स्टीयरिंग कमेटी के तो चेयरमैन क्या आपको थे। लगता है ये वोट की राजनीति के कारण होता है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल हो रहा है। कांग्रेस वालों ने भी कितने यही किया? लोग आज बताइए, आज जी। मैं तो कहती हूँ, और आप क्या कुछ, मैं तो नहीं समझती हूँ कि आप भी कुछ दूसरी बात सोचेंगे। जी बिल्कुल। ये लोग उन्हीं लोग को चढ़ाते हैं जिनको जिससे इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट का फायदा हो। कांग्रेस भी हाँ, यही और करती उसमें रही। चाहे सच को आप झूठ बना दे तो उसमें भी इन लोगों को कोई हिचक नहीं है। सच को झूठ भी बना दिया सच को था। झूठ बनाने में भी इन लोगों को हिचक नहीं है। कांग्रेस पूरा ने भी बनाते किया, हैं। बीजेपी ने भी किया। जो सरकार आती है सब करती है। जो सरकार आती है, अब किसी को हिम्मत नहीं है हाँ। कि वो कह सके जी। कि नहीं, बाबा साहब ने ये संविधान नहीं बनाया है, ये सबने मिलकर बनाया है, पूरी संविधान सभा ने मिलकर बनाया, और ये संविधान बना है राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में। बिल्कुल। किसी को हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हम बोलेंगे तो हमको जो जितना हम वोट चाहते हैं हमको नहीं मिल सकता। राजेंद्र बाबू की जाति का वोट इतना है नहीं, इसलिए फायदा होना नहीं मैं है। जाति वगैरह मैं नहीं जानती, मैं वो उसमें नहीं जाऊंगी। हाँ, लेकिन इन लोग तो इसी तरह से फायदा, चाहे उसके लिए सच को झूठ बनाना पड़े तो भी इन लोगों को कोई उसमें गुरेज नहीं है। कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं है। खैर, संविधान बन गया। अब हम लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। राजगोपालाचारी को नेहरू बनाना चाहते थे, फिर राजेंद्र समय प्रसाद का कैसे देखिए आप पत्र व्यवहार अगर आप पढ़िएगा तो बाकायदे उन्होंने, नेहरू ने, जबकि संविधान खत्म बनना समाप्त होने पर था, तो उन्होंने मन बना लिया कि इनको राजगोपालाचारी को बनाया जाए। और इधर क्या हुआ कि उस समय ब्लिस एक पत्र निकला था बम्बई से। तो उसमें, और इधर संविधान सभा के सदस्य सब जो थे ना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर पर भी सभी चाह रहे थे कि नहीं, राजेंद्र बाबू ही राष्ट्रपति बने। जी। क्योंकि हम लोग को तो, उनको तो 50 में ही संविधान लागू कर देना था, 26 जनवरी को लागू कर देना था, गणतंत्र डिक्लेयर करके कि राष्ट्र गणतंत्र हो गया संविधान। तो राष्ट्रपति को एक अंतरिम राष्ट्रपति चुन लेना था। जी। तो उसमें आप तो जानते हैं कि रिपोर्टर्स, आप खुद रिपोर्टर हैं, आप लोग तो लपक लेते हैं कहाँ कौन बात आती है उसको किस तरह से। तो उसमें एक न्यूज़ निकला ब्लिस में निकला था कि एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं है, आप किताब दीजिए तो मैं पढ़ के सुना दे सकती हूँ। नहीं, आप जो संस्मरण है उसमें दिया था कि इस तरह से कैसे कौन राजा जी को बढ़ा रहा है और कौन ये बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की बात थी जो राजा जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात थी उसमें। तो उन्होंने ये बात कही, किससे कही, नेहरू से कही या किससे कही, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इनसे कहा गया, राजेंद्र बाबू से कहा गया कि आप इस पर कुछ निकाल दीजिए। तो इन्होंने पढ़ा तो नहीं था, वो खुद अपने से देखा नहीं था, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने निकलवा दिया बाकायदे कि इस तरह की जो बात चल रही है, तो ऐसा मेरे और राजा जी के बीच में कुछ इस तरह की प्रतिद्वंदिता होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह की बात आप लोग नहीं फैलाए। कोई मतलब शुरू में इन्होंने कह दिया जी कि मेरे और उनके बीच तो प्रतिद्वंदिता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने निकलवाया बाकायदे, इनको दिखा कर नेहरू को दिखा दिया था, राजा जी को दिखा दिया था, सब लोग संतुष्ट थे, पटेल को सब, तब निकलवाया। अच्छा। उसके बाद भी चूंकि संविधान सभा के सदस्य सब वो लोग चाह रहे थे कि राजेंद्र बाबू बने, तो वो जो बात होती है तो नेहरू तक पहुंच ही रही थी, बिल्कुल। तो उन्होंने जब देखा कि इस तरह से ये लोग चाह रहे हैं, तो उन्होंने पत्र लिखा बाकायदे। अच्छा। राजेंद्र बाबू को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे है और हम लोग चाह रहे हैं कि जैसी जो स्थिति है उसी तरह वो गवर्नर जनरल है और वही कंटिन्यू कर जाए राष्ट्रपति के रूप में, और अंतरिम उसमें बहुत सी बातें हैं, मैं अभी इसमें मतलब साफ तौर पर नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। देखिए इस तरह से हो, और मेरी और पटेल दोनों की यही राय है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऐसा उन्होंने कहा, बिल्कुल जी, उन्होंने कहा। तो जिस लहजे में जो पत्र लिखा गया था, तो ये पत्र पढ़कर राजेंद्र बाबू को तकलीफ हुई, बिल्कुल। तो उन्होंने तुरंत उसी रात बैठ के उसका जवाब दिया। अच्छा। कि जब मैंने निकाल दिया था
और तब बिना मुझसे पूछे और बिना मुझको बताए आप लोग मुझको एक पलड़े पर रख रहे हैं, उनको एक पलड़े पर रख रहे हैं, मुझको हल्का दिखा रहे हैं, मतलब इस तरह से बात करके जो तराजू पर तौला जा रहा कहा था। तो होता मैं, और क्योंकि उनको लगा कि पटेल का भी है, लेकिन पटेल से जब इनको इन्होंने पत्र लिखा तो पटेल उसमें नहीं थे। अच्छा, पटेल की बात नेहरू ने अपनी तरफ से लिखी थी, अपने मन से लिख अपने दिया मन था। से पटेल का नाम दिया। अच्छा, इस तरह से दिया था उन्होंने। हम्म। और बहुत इनको दुख जैसे हुआ था कि मैं इतने वर्षों से आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक बार मुझसे कहा तो होता आपने, और इस तरह से जो आपने लिखा है। अच्छा, आपको क्या लगता है माता जी कि नेहरू से ज्यादा हकदार लोग थे, प्रधानमंत्री बनने लायक थे, लेकिन गांधी ने जानबूझकर देखिए, मैं मुझको इतनी योग्यता नहीं कि मैं कह दूं कि कौन ज्यादा, लेकिन जो आप पत्र हकदार व्यवहार था, लेकिन जो आप उस समय की पत्र और कागज सब जो पढ़ते हैं जी, उससे जरूर मालूम होता है कि नेहरू ने शुरू से पटेल की कंपैरिजन में नेहरू को बढ़ाया, गांधी जी ने नेहरू को बढ़ाया जी, चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट होने की बात हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर होने की बात हो जी, गांधी जी ने नेहरू को तरजीह दी। गांधी जी ने नेहरू को तरजीह अब क्यों दी, कैसे दी? बहुत लोग तो कहते हैं इसलिए कि वो जानते थे कि पटेल तो किसी हालत में उनके साथ रहेंगे। अच्छा, पटेल को तो पटेल के साथ उन्होंने बहुत रांतअप किया था, पटेल ने किया था, जानते थे पटेल के लिए उनको बहुत मन में स्नेह था, बहुत उनकी इज्जत भी करते थे जी, लेकिन वो चाह रहे थे कि नेहरू भी इस तरह से बिल्कुल उनके उन सोच में आए, जो उनका सोच का दायरा है। जो अब मैं नहीं कह सकती, जैसा पढ़ के पता चलता व्यवहार है, जो इतिहास है इस तरह से जो है, अब इसमें क्या है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि उन्होंने नेहरू को बढ़ाया, शुरू से उनको उन्होंने नेहरू को बढ़ाया और पटेल को दबाया, प्रेफरेंस दिया था, प्रेफरेंस दिया था। लेकिन आपने नेहरू की विफलता भी देखी जब देश आजाद हुआ, विभाजन हो रहा था देश का, और जितने स्टेट से रियासतें थी उन्हें मिलाने का काम चल रहा था, जिम्मा दिया गया था नेहरू को और पटेल को। तो पटेल ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन नेहरू के पास सिर्फ कश्मीर था, वह भी नहीं हो पाया। और लोग कहते हैं कि कश्मीर मामले में इतने विफल रहे कि यदि चूक न हुई होती तो आज जो पीओके की बात होती है, मेरा कश्मीर आधा है, आधा पाकिस्तान के पास है, वह होता ही नहीं, पूरा कश्मीर हमारे पास होता। देखिए, मैं इतिहासकार नहीं हूँ जी, इतिहास की कभी स्टूडेंट भी नहीं रही हूँ, तो इसलिए मुझसे ये सब बात मत पूछिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक सब पढ़ने से पता चलता है, और उस समय जो कश्मीर पर पाकिस्तान ने जो चढ़ाई की थी, और यहाँ से जो सैनिक सब जो गए थे उनमें उन लोगों की बात जैसे मैंने सुनी है, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को 1-2 दिन और दे दिया जाता अगर, तो अभी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हिस्सा भी ये लोग वापस ले लेते, जीत लेते। लेकिन इस बीच नेहरू यूएन चले गए, और वो स्थिति जो उस समय रह गई वही आज भी बनी हुई है, आज भी फसाद जारी है, आज भी वही स्थिति रह गई है। तो नेहरू क्यों ऐसा किए, आपको क्या लगता है? आपने जो पढ़ा है, वो लोग इतने बड़े लोग थे, उनका मैं क्या कहूँ, आप भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पौत्री हैं, व्यक्तित्व का मूल्यांकन मुझको अधिकार नहीं, आप भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी महान हस्ती थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। मैं कुछ इस तरह मुझे ना इतनी क्षमता है ना मेरी इतनी समझ है कि मैं कुछ कहूं। इसमें कहाँ कोई शक है, किया तो कि भाई नेहरू ने इंदिरा गांधी को बढ़ाया, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को बढ़ाया, राजीव गांधी को बढ़ाया, फिर राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने कभी अपने बच्चों को तो नहीं बढ़ाया। उनका सिद्धांत अलग था। क्या सिद्धांत था? उनको अपना सिद्धांत, देखिए वो जो कुछ हुए हैं अपनी योग्यता से हुए। उनको ना कोई इस तरह का परिवार में था कि उनको इस तरह से आगे बढ़ाता। जो कुछ भी किया उन्होंने, जो उनका अचीवमेंट रहा, सब उनकी स्वयं की योग्यता के कारण हुआ। नहीं तो और उन्होंने भी स्वयं अपने परिवार को कभी नहीं, हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, पढ़ना लिखना चाहे जो कुछ हो, बहुत प्रोत्साहन, स्नेह देते थे, और इस काम में भी बहुत प्रोत्साहित। और थोड़ी सी भी हम लोग की उपलब्धि होती थी तो हम लोग की पीठ ठोकी जाती थी। अच्छा, बहुत इस मामले में तो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, जैसे कोई हम लोग की परीक्षा में कोई फेल भी हो जाता था तो ऐसा नहीं कि कहीं कह कर और मार्क्स बढ़वा दिया जाए। अच्छा, परीक्षा में कोई फेल हुआ भी? अब पास फेल तो होता ही रहता है ना, अभी पढ़ रहे हैं तो कभी कुछ किसी का भी हो जा सकता है।
लेकिन और उत्तीर्ण होने पर उसी तरह पीठ भी ठोकते थे, पीठ भी ठोकते थे। लेकिन कभी इस तरह की कभी उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। तो जब उसमें नहीं किया तो कोई पद देने में या कुछ ये कोई पब्लिक पोस्ट देने में या कोई सवाल ही नहीं था, कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरे पिताजी भी 2 बार एमपी बने, तो उनके नहीं रहने, उनके जीवन काल के बहुत दिन बाद उन्होंने कंटेस्ट किया। उनके जीवन काल में ये जरूर हम लोग को स्नेह करते थे, अपने साथ रखा था। हम लोगों को जितना कुछ हमारे लिए एक अभिभावक कर सकता है वो उन्होंने किया। अच्छा, राष्ट्रपति बन गए, जब आप राष्ट्रपति भवन में रह रही थी अपने दादाजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, आप स्कूल भी जाती होंगी, दिल्ली भी घूमने जाती होंगी, कभी मतलब ऐसा लगता था, या आप जब चलते थे जो जिस तरीके से आजकल लोग चलते हैं, बाल बच्चे भी चलने लगते हैं कि भाई राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति की पौत्री आ रही हैं या उनके बेटे आ रहे हैं, इस तरह का कोई अमला होता? ऐसी ट्रेनिंग हम लोग को नहीं कभी मिली। और मैं देखूं जी, आजकल जो एक हो गया है नेता लोगों का, सिक्योरिटी उनके लिए एक स्टेटस सिंबल हो गया है। बिल्कुल, कि इतने सारे लोग उनकी सिक्योरिटी में रह रहे वो रहे। जी, बाबा की एक पत्र है, उन्होंने लिखा है, पटेल को लिखा है कि किसको लिखा है जी, जो कि राष्ट्रपति थे तो सुरक्षा का प्रबंध करना ही होता था। बिल्कुल। तो जब वो टूर पे जाते थे तो ज्यादातर तो उनके टूर रेलगाड़ी से होती थी। रेलगाड़ी से होती। तो उसमें उन्होंने लिखा है हाँ, कि मैं जाता हूँ तो पूरी रेलगाड़ी के मार्ग पर इतनी दूर पर ये खड़े रहते हैं, जवान खड़े रहते हैं। जवान क्या मतलब कि पुलिस के लोग खड़े रहते हैं। और ट्रेन जहाँ रुकती है वहां पर भी पूरा एकदम। तो क्या इसको कम नहीं किया जा सकता है? अच्छा, सो उन्होंने लिखा है। बताइए, बकायदे वो पत्र रखा हुआ है आपका, ये तो मैं आपको दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बकायदा तो उनकी तो सोच ऐसी थी जी, इस तरह की सोच थी उनकी। अब वहां गए, आप देखिए राष्ट्रपति भवन में भी गए तो उनका रहन सहन पूर्ववत रहा, उसी तरह जैसा कपड़ा जो पहनते थे। हम लोग तो पूरा परिवार ही हम लोग का खादी पहनता था। खादी, बिल्कुल, खादी का कुर्ता, खादी वही खादी नहीं, पूरा परिवार हम लोग का खादी। जब से उन्होंने खादी अपनाया तो पूरा परिवार ही खद्दरधारी बन गया था। तो मिल का कपड़ा तो हम लोगों ने जाना ही नहीं जी, जन्म से कभी मिल का कपड़ा जाना ही नहीं हम लोगों ने। अच्छा, जब आप राष्ट्रपति भवन में रह रही थी, देखिए पहले राष्ट्रपति थे, उसके पहले तो ब्रिटिशर्स ही वहाँ थे। लोग कहते हैं अशोका हॉल की कई कहानियां हैं, वहाँ बार रूम हुआ करता था, वहाँ और रंगीनियत के बहुत सारे इंजामात थे जो अंग्रेज रखते हैं। जब राजेंद्र प्रसाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन, उन्होंने क्या बदला और कैसे उसे भारतीय कर दिया? देखिए, वो जो गए तो राजमहल ही था, तो उसको गरिमा के अनुकूल तो रखना ही था। लेकिन जिस हिस्से में वो और उनका परिवार रहता था तो वहाँ उनके सिद्धांत के अनुसार काफी कुछ फेरबदल किया गया। अच्छा। जैसे कि मैं बताऊं कि जो पर्दे, जैसे सैटिन के, ब्रोकेड के पर्दे वगैरह थे, सब हटाकर खादी के पर्दे लगाए गए। खादी के पर्दे लगे। सोफा कवर सब खादी के बने। लिनन वगैरह सब कुछ, तो यहाँ तक कि बाथरूम में भी जो महंगे उस तरह के तौलिए थे उनको हटाकर खादी के खुरदुरे तौलिए लगाए गए, रखे गए। तो और हम लोग का अपना कपड़ा तो खादी का रहता ही था। तो इस तरह से सब उन्होंने वहाँ पर ये अपने, क्योंकि उनको बहुत असहज लगा होगा कि इस तरह से हम रहें। अब कुछ तो वहाँ जाने के बाद कुछ तो परिवर्तन स्वाभाविक था, बिल्कुल स्वाभाविक था। तो अब वे विशेष अवसरों पर चूड़ीदार पैजामा पहनने लगे, विशेष सेरेमोनियल लोकेशंस पर, इस सब में। लेकिन उनका रोज का पहरावा वही धोती कुर्ता ही रहता था। धोती कुर्ता ही रहता था, धोती कुर्ता बंडी टोपी। और रोज वो चरखा काटा करते थे। अच्छा, रोज सवेरे वो 1 घंटा, बिल्कुल उसके पास जब से उन्होंने खादी का व्रत लिया था रोज सवेरे चरखा काटा करते थे। मेरी दादी भी चरखा काटती थी। तो रोज सवेरे वो 1 घंटा चरखा काटना होता था। जब ये बहुत ज्यादा शरीर से अशक्त हो गए आखिर में, तभी छूटा। और मैं एक बार बता दूं, वो जो चरखा काटते थे, दादी भी काटती थी, तो उससे काफी सूत इकट्ठा हो जाता था। अच्छा, सूत इकट्ठा जाता था तो उसे थान बिन लिया जाता था, उससे कपड़े उपड़े बनते थे। और
हम बहनों की शादी में जी जो कन्यादान की साड़ी होती थी वो इन्हीं लोगों के सूत की बनी होती थी। अच्छा, दादा दादी की हाँ, सूत की बनी सूत हुई से थी। वही थान जो बना उसी का काट कर हल्दी में रंग कर गोटा चढ़ाकर लड़की को कन्यादान के समय वही साड़ी वही पहना के कन्यादान होता था। अच्छा। मैं इससे वंचित रह गई क्योंकि तब तक वो उनका चरखा काटना छूट गया था। नहीं, मैं आता अछत हूँ रह गई। क्योंकि आप उन सौभाग्यशाली पोती में हैं, ग्रैंड डॉटर में है जिनकी शादी राष्ट्रपति भवन में हुई है। लेकिन इसके पहले पहली बार जब राष्ट्रपति बने तो देखिए नेहरू किसी और को चाहते थे। जब दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे थे तब भी रास्ते कठिन हो गए थे और वहां भी राजनीति हो रही थी। देखिए, पहले तो अंतरिम राष्ट्रपति बने थे जी। 1950 में। जी तो उस समय उन्होंने इनका घोर विरोध किया था। बिल्कुल। घोर विरोध किया था। अच्छा, उसमें देखिए एक इनसे बकायदे चिट्ठी लिखवा ली थी। अच्छा। कि मैं इसका ये क्या कहोगे कंटेस्टेंट नहीं हूँ। हाँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पढ़िए इनका अरे ये थे कौन थे एक उन्होंने पूरा लिखा है कोई कि किस तरह से। तो उनको ये लोग सब कोई इनके पास पहुंचे थे कि हम लोग चाहते हैं आप ही राष्ट्रपति बनिए और हम लोग जो करेंगे वो आप पीछे मत हटिएगा। जी। नहीं हटिएगा। अच्छा, पटेल के पास ये लोग पहुंचे तो पटेल ने कहा कि जब दुल्हा ही चला गया तो बारात कैसे चढ़ेगी। जब आप ही नहीं लड़ोगे। लिख कर जब दे दिया है हम नहीं लड़ेंगे कैसे चढ़ेगी। तब इन्होंने एक लिखा है कि मैं पहुंचा उनके पास। नेहरू के पास नहीं, नेहरू के पास नहीं, पटेल के पास, राजेंद्र बाबू के पास। अच्छा। हाँ, कि आपने हम लोग के साथ विश्वासघात किया है। पटेल पहुंचे? पटेल नहीं। अच्छा, जो जिन्होंने पत्र लिखा है। जी। पत्र नहीं लिखा है, आर्टिकल लिखा है। खैर, हाँ, त्यागी, महावीर त्यागी। अच्छा, महावीर त्यागी ने। महावीर त्यागी का है कि बकायदे लिखा है कि हम लोग मैं आपको छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो अब क्यों आपने पत्र, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करता। जब नेहरू ने कहा तो मैं क्या बच्चों की तरह जिद करता कि नहीं। बिल्कुल। तो ये तो हो गया। तो उसके बाद से हुआ एक मीटिंग हुई, पटेल के यहाँ मीटिंग हुई जिसमें कि ये लोग सब कोई ये तो त्यागी तो थे ही और लोग थे जी। और नेहरू थे, पटेल थे सब। और तो वहां पर हुआ तो इन लोगों ने बोलना शुरू किया, सबने बोलना शुरू किया। और नेहरू ने कहा कि बड़ा अच्छा है कि बिना किसी कंटेस्ट के ही हमारा ये राष्ट्रपति चुना जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है, ये है वो है वो है। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस में राजा जी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, बहुत कुछ बोले। तो उसके बाद से किसी ने उठ के बोला कि ये क्या क्राइटेरिया आपने रखा है कि राष्ट्रपति के लिए कि जिसको कि कांग्रेस ना पसंद करे, ये कोई क्राइटेरिया है बनाने का। और उसके बाद और लोग भी तो नहीं, वो इतने दिन गवर्नर जनरल रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ इसका प्रोटोकॉल इस सब का आइडिया हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो इसी पर महावीर त्यागी ने लिखा है, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि आप क्यों इस तरह से देखते हैं। आप आगरा के बुलंद दरवाजे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना ऊंचा कद है इनका, राजेंद्र बाबू। इसी तरह से सब कोई ने, जब सब तरह से प्रेशर आया तो उसके बाद से हुआ कि ठीक है, ये आप लोग निर्णय, हम लोगों ने अपनी बात कह दी, अब आप निर्णय लीजिए। तब हुआ कि वो दोनों लोग मिलकर निर्णय लेंगे, पटेल और नेहरू। और उसके बाद जब ये लोग बैठे तो नेहरू ने कहा कि जब उन लोगों ने कह ही दिया तो हम हमारा निर्णय हम राजा जी को कहते। तो पटेल ने कहा नहीं, जो बहुमत का निर्णय है वही मानना होगा। और बहुमत चाहता है राजेंद्र बाबू को। अच्छा, बहुमत चाहता है राजेंद्र बाबू को। हाँ, ये तो पटेल, तो हम लोग, हाँ, पटेल ने कहा जी। तब जाके हुआ, तब ये निर्णय हुआ कि हाँ वे राष्ट्रपति। तब इनका बाकायदे नेहरू ने ही नॉमिनेशन भरा था इन लोगों ने, और तब वो अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। तो 50 से 52, फिर 52 में जब चुनने की बात आई तो उस समय का मुझको ज्यादा पता नहीं ठीक से मैं नहीं बता सकती। लेकिन जहां तक सुना है उस समय भी उनको थोड़ा थोड़ी तकलीफ दी गई थी। अब क्या था नहीं, लेकिन जब 57 आया तो 57 में फिर उन्होंने विरोध किया। अच्छा, आपकी उन्होंने चाह रहे थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे वे राष्ट्रपति बने। हाँ, और उसमें बहुत उन्होंने कोशिश की
बहुत तरह से कोशिश की। बहुत तरीके यहाँ से। तो समय नहीं, जो सब जो पत्र ये है, पत्र जो व्यवहार लोगों है। ने जो लिखा है, कैसे उन्होंने साउथ नॉर्थ की बात ले आए, अच्छा। और साउथ की 3 चीफ मिनिस्टर से भी बात की उन्होंने। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को साउथ नॉर्थ की कोई बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं वही कंटिन्यू करें। उस समय भी जब चारों ओर से दबाव आया, तब एक तरह से he was compelled to take decision in favor of राजेंद्र बाबू। अच्छा, इस तरह से वो उस समय बने। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में ही आपकी शादी हुई, और जब आपकी शादी हो रही थी या उसके पहले बर चर्चा के लिए या बर तलाश की बात चल रही होगी जी, मतलब दूल्हा खोजा जा रहा होगा किसके साथ शादी होगी आपकी, तो बर चर्चा तो होती है ना। तो मैं तो देखिए, मेरी 8 बहनों की शादी हो चुकी थी, मेरी कजन सिस्टर सब मेरी, और सब उसमें बाबा ही मुख्यतः थे। बाबा ही तो शादी तय करना, सब करवाना, सब उन्हीं के देखरेख में सब कुछ होता था। राष्ट्रपति भवन में आपकी हुई शादी, आपको याद है किस तरीके से शादी हुई थी, किस तरीके के मेहमान? मुझसे पहले मेरी 2 चचेरी बहनों की राष्ट्रपति भवन। अच्छा, 2 चचेरी। उनकी कोशिश रहती थी कि वहाँ नहीं हो। अच्छा, वहाँ नहीं हो। तो पहली शादी तो यही पटना से हुई जी। मेरे पिताजी का यहाँ पर घर था, यही से हुई। मेरी सबसे बड़ी दीदी थी। उनके बाद 2 बहनों की शादी उन्होंने जीरादेई से की। अच्छा। गांव से की। और फिर बाद भी पटना से भी और शादियां, लेकिन 2 शादियां मुझसे पहले वो मजबूरी में करनी पड़ी, क्योंकि वो बहन के उनके लोग चूंकि वहाँ उत्तर प्रदेश के थे, वे लोग बारात इधर नहीं लाना चाहते थे, तो उनकी हुई वहाँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। फिर उनके बाद भी एक और बहन की हुई, तो वो लोग भी उधर ही के थे जी। और मेरे समय तो ऐसा था कि मेरे पिताजी बहुत समय से पटना में नहीं थे, तो पटना में कोई अपना क्या कहिए, एक तरह से मकान तो था, लेकिन हाउस होल्ड एक तरह से नहीं था, क्योंकि बाबूजी तो बहुत दिन से वो उनकी यहाँ दिल्ली में थी, तो नहीं। और इतना समय, और तुरंत वो रिटायर होने वाले थे, 1 महीना से भी कम समय था जी। तो इसलिए मेरी शादी वहां से हुई। इसलिए नहीं तो देखिए 9 शादियां हुई, फिर 6 शादियां हुई पटना जीरादेई से। अच्छा, ठीक है। आपकी शादी में आपको याद है नेहरू आए थे, नेपाल के राजा? मुझको याद नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने मुझको भेजा था, कुछ भेजा, गिफ्ट भेजा था। अच्छा, गिफ्ट भेजा था। और मिसेस गांधी ने भी पत्र लिखा था, क्योंकि बाबा के पत्रों में एक पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है मेरे बारे में कि हाँ, मिसेस गांधी ने शुभकामनाएं भेजी होंगी, तो उसके उत्तर में उन्होंने, क्योंकि मेरे नाम का उसमें उल्लेख है, तो मैं समझती हूँ कि मुझको ही शुभकामनाएं दिया। और समय भी वही है, 62 का समय है जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है माताजी, सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किस तरीके से उसे नष्ट किया गया था गजनी के समय में, जब मुस्लिम थे, और फिर उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई जब देश आज़ाद हुआ। पटेल चाहते थे, पटेल ने समुद्र जल लेकर संकल्प लिया था, लेकिन फिर गांधी ने कहा कि इसे जनधन से, जनता के पैसे से, सरकार के पैसे से नहीं। और फिर एक समिति बनी, और फिर जब बनकर तैयार हुआ तो पटेल का निधन हो चुका था। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो सर्वधन में विश्वास रखे, और इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बेहतर, देश के राष्ट्रपति से बेहतर कोई नहीं। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद को यहाँ आमंत्रण मिला तो नेहरू नाराज हो गए थे, या जब राजेंद्र प्रसाद दिलचस्पी ले रहे थे तो नेहरू कह रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी को कि किस वाहियात काम में। नहीं, उनसे नहीं कहा था जी, उनसे नहीं कहा था, लेकिन हाँ, लेकिन ये चर्चा भी है। मैं आपको ठीक कर दूं, मैं आपको ठीक बिल्कुल जी। और समुद्र जल हाथ में लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस मंदिर को पुनः बनवाएंगे, बिल्कुल पुनः बनवाएंगे। और उसी के बाद से सोमनाथ ट्रस्ट बना जी, जिसके मुख्य थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी। और उसमें 2 सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोग भी थे, और उधर के कौन थे, जामनगर के ये थे, कौन थे, मतलब अच्छे लोग थे। और इन लोगों ने, और जनता के पैसे से, गांधी जी ने कहा था कि सरकार के पैसे से नहीं बनेगा, तो जनता से पूरा ट्रस्ट बना, सब हुआ, सब कुछ हुआ। और इसका मुख्य, इसका जो कर्ता धर्ता थे उसमें कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे जी।
तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी को नेहरू ने कहा था अच्छा, कि वाहियात काम है, वाहियात काम है, ये मंदिर का ये निर्माण। ये एक तरह से हिंदू रिवाइवलिज्म है, अच्छा, हिंदू रिवाइवलिज्म है। हाँ, और उसमें आप पूरा पत्र पढ़िएगा तब जी। जानिएगा। मैं कितना कुछ बता सकती हूँ, एक दो शब्दों में बताने लायक बात नहीं है। हम्म, उनकी एक एक बात का जवाब दिया है के मुंशी ने। अच्छा, और ये कहते हैं हाँ, कि अगर नेशनलिज्म का ये अर्थ हो कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूं, बिल्कुल, तो ऐसा मुझको नहीं चाहिए, ये मुझको स्वीकार नहीं है। कन्हैयालाल मुंशी ने कहा, कन्हैया लाल मुंशी ने जी, कि सेक्युलरिज्म का ये अगर अर्थ निकलता है तो जब मतलब आप पढ़िए तब जानिएगा। मैं जब तो बहुत राजेंद्र छोटा बता जी, जब राजेंद्र बाबू को जानकारी मिली होगी कन्हैयालाल मुंशी नहीं, उनको तो देखिए उनका प्लान था, जी, के मुंशी का था कि जब मंदिर बन जाता है तो उसमें शिवलिंग की स्थापना के लिए जी, वे पटेल से आग्रह करेंगे। पटेल करने वाले थे, जी, लेकिन पटेल की तो मृत्यु हो गई। जी, तब उन्होंने राजेंद्र बाबू को पत्र लिखा, अब बाकायदे लिखा, क्योंकि उनको डर था कि उनको रोका जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने लिखा कि अगर आप वास्तव में आएंगे सहमति तभी दें। आप स्वीकार जी, करिए। अगर आपको कुछ ऐसा है कि इसमें आप आने में कुछ दिक्कत होगी तो असमर्थ आप हो स्वीकार मत करिए। तो इन्होंने लिखा कि नहीं, मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, मैं आऊंगा, जी, बिल्कुल आऊंगा, अगर मैं कह दे रहा हूं तो मैं आऊंगा। और जैसे ही नेहरू को ये पता चला तो उन्होंने इनको पत्र लिखा बाकायदे। अच्छा, वो पत्र आप पढ़िएगा तो समझिएगा किस तरह से कि ये ठीक नहीं है एक सेक्युलर स्टेट के लिए, एक सेक्युलर स्टेट के लिए, सेक्युलर स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट और जाके इस तरह के कार्यक्रम में भागीदारी करे। तब इन्होंने पत्र लिखा जी, कि मैं तो और धार्मिक स्थलों को भी जाता हूँ, बुलाने पर या बिना बुलाए भी गुरुद्वारा भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, उद्घाटन की बात नहीं है, मैं जाता हूँ, दर्शन के लिए भी जाते होंगे कि चर्च भी मैं जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ। तो यहाँ जाके तो मैं कुछ अनोखा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, अनोखा कुछ नहीं हो रहा है जी। तो मुझको तो इस, जबकि ये ट्रस्ट बाकायदे, इसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ और उस ट्रस्ट में केंद्रीय सरकार के 2 मंत्री भी हैं। अच्छा, तब इसमें आपत्ति का तो कोई जस्टिफिकेशन मुझको नहीं दिखता। और वो गए उन्होंने वचन दिया था तो गए जी। और उस समय जो उन्होंने भाषण दिया है ना, अच्छा, आप वो भाषण पढ़िए तो इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर, ए पीस ऑफ लिटरेचर। इतना उसमें के मुंशी ने लिखा है कि किसी भी दृष्टि से वन ऑफ द बेस्ट, क्या कहिएगा, मुझको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, उस तरह का ये भाषण है। लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं होने दिया गया था ना? हाँ, जहां तक मुझको पता है, जहां तक सार्वजनिक तो वो तो ऐसे भी हुआ है, बाद में भी, बहुत बाद की बात है, जबकि लॉ इंस्टीट्यूट में जो भाषण देने गए थे और उस पर उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों पर कुछ चर्चा कहा था और उस कार्यक्रम में नेहरू के जाने की बात नहीं थी जी। लेकिन उनको जब पता चला कि ये इस तरह से सच पूछिए तो उसमें अपना क्या इंटरेस्ट था, वो तो फिर तुरंत रिटायर होने वाले थे। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया था कि मैं अब पुनः ये पद स्वीकार नहीं करूंगा। 62 में रिटायर होने के पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, 2 बरस पहले ही कह चुके थे, 60 में ही बता चुके, 60 में ही बता चुके। और तब वो जो गए थे और उसमें नेहरू को जब पता चला, किसी ने कह दिया कि शायद भाषण में ये सब बात है, तो गए वहां नेहरू, बिना मतलब देख के वहां लोग हाँ कि ये वहां उपस्थित थे। जब राजेंद्र बाबू वहां पहुंचे तो वो नेहरू पहले से वहां उपस्थित थे और जो भाषण दिया उन्होंने उसके प्रति प्रेस में, आप दुर्गादास की किताब पढ़ी है, फ्रॉम प्रेजेंट टू नेहरू, किसी को नहीं दी गई, नहीं बांटी गई। तरीका ये है कि राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो प्रेस में दिया जाता है, नहीं दिया गया। इन लोगों ने जो सुना था उसी के बेसिस पे इन्होंने जो रिपोर्ट किया, जो रिपोर्टिंग किसी की। अच्छा, मैं तो सच पूछिए तो यही नहीं है, उस समय जो चीफ जस्टिस थे सिन्हा थे, वो तो खुद चीफ जस्टिस थे जी। उन्होंने भी नेहरू का साथ दिया, नेहरू का साथ, भाषण को दबाया गया, भाषण को दबाया गया। तो ये 1-2 बातें नहीं है, बहुत सी इस तरह की। मैं एक और दुखद प्रकरण सुनता रहा हूं, आपसे आज समझने की कोशिश करूंगा कि जब राजेंद्र बाबू बीमार हो गए, लगने लगा कि अब उम्र कम है, तो
नेहरू बड़े परेशान हो गए थे कि कहीं दिल्ली में इनका निधन न हो जाए, और यदि दिल्ली में निधन हो जाएगा तो जहां गांधी बापू की समाधि है उनके बगल में समाधि बनानी होगी। और इतने व्याकुल हो गए कि तमाम अफसर मतलब परेशान हो गए, वहां जाने लगे, और फिर हम वहां तो आएंगे ही जब पटना में निधन हुआ। नहीं, जी। ऐसी इस तरह की बात नहीं, आप जिस तरह से डोंट पुट इट दैट वे। जी ऐसे में नहीं, जो बीमार पड़े थे तो वो भी काफी कंसर्न थे। जी, नेहरू भी कंसर्न थे। हाँ, वो इलाज वगैरह का सब इंतजाम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था जिस तरह से जो उनकी हालत थी। तो ये पीछे पर्दे के पीछे हुआ, ये ओपनली पर्दे के पीछे हुआ, लेकिन हुआ ओपनली कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में लिखा है, ये भी पढ़िए, अब दुर्गादास की किताब में पढ़िए, कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को कहा अच्छा कि राजघाट से काफी दूर पर कोई स्थान चुनो जहां इनका क्रिमेशन हो जी, क्योंकि इनको डर था कि ये लोग दबाव डालेंगे कि गांधी जी, खासकर जो बिहार के जो ये सांसद होंगे, तो गए, और ड्राइवर भी नहीं इन लोगों ने नहीं लिया। अच्छा, खुद कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, कौन लोग थे, सुशीतल बनर्जी थी और मैं नाम भूल रही हूँ, और शास्त्री जी थे, ये लोग गए और उन लोगों ने एक जगह चुना जी कि अगर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ क्रिमेशन होगा, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि गांधी जी के बगल में समाधि के नज़दीक इनकी समाधि बने जी। तो लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि उस समय तो मृत्यु नहीं हुई और उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल समाप्त किया और कार्यकाल समाप्त करके पटना में आए, पटना में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो स्थान जो चुना गया, वो जो स्थान चुना गया था ना, जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उसी स्थान पर शास्त्री जी का क्रिमेशन हुआ, उसी स्थान। अच्छा, जहाँ राजेंद्र बाबू के लिए स्थान चुना गया, जहाँ शास्त्री जी स्वयं चुनने गए थे। हाँ, वहाँ उनका क्रिमेशन, उसको अब विजय घाट कहा जाता है। विजय घाट कहा जाता है। विजय घाट कहा जाता है। जी। तो खैर ठीक है, अब तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी खत्म हो गया, बीमार थे ही, पटना आ गए, चाहते तो दिल्ली में भी रह सकते थे। अच्छा, दिल्ली की एक और बात मैं आपको बताऊं जी। आपने पूछा कि राष्ट्रपति भवन में गए तो हाँ, बहुत कुछ उन्होंने हमारे कल्चर, हमारा जो भारतीय ये है जी, बहुत कुछ उन्होंने वहाँ पर भवन में उनके जाने के बाद ही, पहले वो गवर्नमेंट हाउस कहलाता था, उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा और जगह जगह स्थान का सब नाम दिया, जैसे कि बॉल रूम था वो अशोका हॉल कहा जाने लगा, और जगहें जो थी सब उन्होंने राज्य सरकारों को लिखवा पत्र भिजवाया कि आप अपने स्थान की बनी चीजें भिजवाइए जिससे कि यहाँ का सजावट हो जी। तो बहुत से ऐसे कक्ष थे, खासकर वहाँ साउथ विंग में, उधर जो स्टेट गेस्ट्स आया करते थे वहाँ ठहरा करते थे, तो वहाँ उन लोग की सजावट यहाँ की चीज़ों से हो। एक द्वारका स्वीट था, जो बड़े अतिथि आते थे वहाँ ठहरते थे, और इस तरह का बहुत कुछ उन्होंने, समझिए कि भारतीयकरण किया। वहाँ जो भोजन प्रणाली थी तो उसमें तो एकदम पूरी तरह पाश्चात्य तरीका अपनाया जाता था। उनके जाने के बाद वहाँ चांदी की कटोरी, थाली, गिलास, सब इस सबसे भी उस तरह से दलाई लामा आए हुए थे तो बाकायदे जमीन पर अल्पना बनाकर और पीढ़ा चौकी रखकर और उसमें थाली में बाकायदे उस तरह से भोजन वगैरह परोसा गया था। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। और वही नहीं, वहाँ जब आप बॉल रूम जो कह रहे हैं, जहाँ पहले वैसा था, वहाँ आए दिन वहाँ सांस्कृतिक और इस तरह के कार्यक्रम होने लगे, नृत्य, संगीत और अच्छा, ये सब वहाँ भारतीय संस्कृति और हाँ, बिल्कुल एकदम बहुत ही सब होने लगा। कवि सम्मेलन होता था, मुशायरा होता होगा, सब हाँ, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ये सब होता था तो ऐसा जैसे। और एक मैं बता दूं आपको, ये जब अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे आइजनहावर, तो हम लोग तो परिवार को उन्होंने तो हमेशा पीछे, कभी ऐसा नहीं कि अपने साथ लेके जाए, और दादी तो मेरी कभी साथ उनके ऐसे वैसे जाती नहीं थी, ऐसे तो कहने को फर्स्ट लेडी थी बिल्कुल, लेकिन शुरू से उनका रहा था कि उनका अपना दायरा घर परिवार ही था,
घर परिवार उसी में वे संतुष्ट रहती थी। तो हम लोग भी जाके एयरपोर्ट पे तो हम साथ नहीं जाते थे, लेकिन जब वे राष्ट्रपति भवन आते थे ये लोग, तब हम लोग जैसे स्वागत किया या जाके उनसे मिले, ऐसा करते थे। तो आइजनहावर जब आने वाले थे तो हम लोगों को बुलाया। हम उस समय मेरी बड़ी बहनों की तो शादी हो गई थी, तो मैं और मेरी चचेरी बहन, जो हम लोग 2 बड़ी पोतियाँ थी, उनको बुला के कहा कि देखो वो आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जब यहाँ पहुँचे तो द्वार पर तुम लोग आरती उतार के उनका स्वागत अच्छा करो। हाँ। और यही नहीं, हम लोग उन दिनों सलवार कमीज पहना करते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग साड़ी पहनोगे, अच्छा भारी साड़ी पहन के, और उस तरह से आरती उतार के उनका स्वागत करोगे। हम लोग बहुत खुश थी कि हमने पूरा इंतजाम किया, साड़ी ब्लाउज सिलवाया, मैचिंग सब कुछ हुआ कि ऐसे ऐसे आरती बनेगी, इस तरह से होगा। अच्छा, ऐसा जब होता था ना, इस तरह के जब वीआईपी आते थे तो वहाँ बाकायदे किस तरह से कैसे आएंगे, कहाँ गाड़ी रुकेगी, कौन कैसे स्वागत करेगा, एक रिहर्सल जैसा होता था। जो वहाँ पर मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो रहते थे और सब होता ऐसे। तो उसमें जब हम लोग गए तब मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि आरती उतारने का प्रधानमंत्री ने मना कर दिया है, आरती नहीं उतारी जाएगी। हम लोग को बहुत दुख हुआ। बस सुन के दुख, क्या मतलब कि, तो हम लोगों ने जाके उनसे कहा कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, तो जल्दी कुछ तो बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी अप्रसन्नता छिपी नहीं रही। अब मैं नहीं जानती कि उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री से बात की या मिलिट्री सेक्रेटरी से बात की या क्या हुआ, लेकिन अंततः आरती हुई, आइजनहावर की आरती उतार कर ही हम लोगों ने स्वागत किया। खैर, तो हम लोग कह रहे थे कि देखिए अब तो बीमार ही थे, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी खत्म हुआ, चाहते तो दिल्ली भी रह सकते थे, लेकिन आ गए पटना में, उसी झोपड़ी में, बिहार विद्यापीठ में। क्या बिहार ने उनको बुला लिया, ये स्थिति हुई? और फिर बिहार में, पटना में उन दिनों कैसे अंतिम सांस तक कहानी? देखिए, जब हुआ कि वे रिटायर होके कहाँ जाएंगे, तो सबने बहुत तरह की राय उनको दी सबने सब तरह की राय दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहीं वापस जाऊँगा, और वो स्थान है यहाँ पटना सदाकत आश्रम। अब तो सदाकत आश्रम नाम दे दिया यहाँ कांग्रेस को ऑफिस को भी, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मूल सदाकत आश्रम वही है जहाँ विद्यापीठ था, जहाँ ये लोग रहा करते थे, और जो उस समय एक स्वतंत्रता संग्राम का बिहार में केंद्र भी था, वहाँ थे। तो मैं वही, उन्होंने काफ़ी पहले से यहाँ पत्राचार शुरू कर दिया था, यहाँ बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम के जो प्रबंधक थे उनसे, कि ऐसे ऐसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ कैसे, क्या, कहाँ पर मैं रह सकता हूँ, और मेरे साथ मेरी पत्नी रहेंगी, मतलब इतना स्पेस मुझको, बिल्कुल इतना स्पेस चाहिए, वहाँ क्या क्या इंतजाम हो सकता है। और मैं जहाँ रहा करता था वो अब मकान किस स्थिति में है। अब मैं आपको बता दूँ कि उनका 60 या 61 का टूर हुआ था, 61 की बात होगी, 61 की, बंगाल कलकत्ता गए थे। तो कलकत्ता से वापस जो दिल्ली था, उसमें उन्होंने खास इसीलिए पटना में दिन भर वो रुक गए थे। अच्छा, ताकि वो गए थे नहीं, सदाकत आश्रम गए थे देखने के लिए अपनी पुरानी कुटिया कि किस स्थिति में है। अब मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही हूँ कि उस टूर में मैं भी शामिल थी, मैं और कुछ बहनें, हम लोग भी उनके साथ कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता से दिल्ली वापसी में बीच में यही, और उनके साथ सदाकत आश्रम भी गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि किस स्थिति में है और इसमें क्या और कुछ करने की जरूरत है जिससे मैं यहाँ आकर रह सकूं। तो मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि आप कहिए तो मैं वहाँ से इंजीनियर भेज दूं। अच्छा, कि क्या इसमें? तो बोले कि नहीं, यहाँ के तो इंजीनियर है ही, वहाँ का आके कोई क्या जरूरत है। तो यही फिर तय हुआ कि सदाकत आश्रम आएंगे, लेकिन वो कुटिया स्थिति में नहीं थी कि, चूंकि वो अब उनका शरीर इस लायक नहीं था कि इतना कष्ट सह सके। तो यहाँ विद्यापीठ के लोगों ने और जयप्रकाश जी ने, इन लोगों ने मिलके ये तय किया कि विद्यापीठ परिसर में ही, सदाकत आश्रम विद्यापीठ परिसर में ही एक मकान बनाया जाए। वो जब तक वो आए तब तक उसमें रहे,
जी। जब तक रहे, आए तो उसमें रहे जब तक जिंदा हैं, और उसके बाद वो विद्यापीठ का गेस्ट हाउस बन जाएगा। अच्छा। तो उसके लिए बाकायदे जेपी कहाँ कहाँ से करके कुछ चंदा भी उन्होंने इकट्ठा किया, यहाँ कुछ, और वो मकान बनना शुरू हुआ। लेकिन उनके आने तक वो पूरा तैयार नहीं हो सका जी। तो जब आए हैं वो तो उसी खपड़ैल कुटिया में उतरे। अच्छा, उसी खपड़ैल कुटिया में उतरे, उसी में वो रहे कुछ महीना तक, कुछ महीने उसी में रहे जी। और जब गर्मी की एकदम तप जाता था उसी में रहे वे। और उसी बीच में आए संजीवा रेड्डी। अच्छा। चीफ मिनिस्टर थे उस समय वे आंध्र प्रदेश जी, नीलम संजीव रेड्डी। हाँ जी। तो आए मिलने, तो उन्होंने देखा जो कश्मीर को ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब आप राष्ट्रपति थे तो प्रत्येक वर्ष आप आया करते थे हैदराबाद। मैं आपको बता दूं जी कि साउथ में भी राष्ट्रपति का एक कोई स्थान बने जहां वो जाकर कुछ समय रह सके। अच्छा। इस दृष्टि से उन्होंने सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम नाम से एक स्थान बनवा दिया था, और जब वो जाते थे तो 14-15 दिन वहां रुकते थे। तो वही उन्होंने कहा कि अब आते थे, आप आइए, आप मेरे अतिथि बनकर, हमारी सरकार के अतिथि बनकर वहां आइए। तब वो गए हैं वहां पर, करीब 2-3 महीना या रहने के बाद वहां गए हैं, और वहां उन लोगों ने कोई गेस्ट हाउस में शायद व्यवस्था कर दी थी, तो वहां रहे हैं। और वहीं पर उनके मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक तरह से मृत्यु शैया पर थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं पटना ले जाना तो अभी ले जाइए, नहीं तो यहीं मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। तब उनको लेकर सितंबर 62 में वे यहाँ वापस आए। तो उस समय तक भी मकान तो बन गया था पूरा, उस समय भी पूरी इस लायक नहीं था कि वहाँ पर वो शिफ्ट कर सके। और वो जो खपड़ैल वाला था वो तो बरसात में ये उसका बुरा हाल हो गया था कि वहाँ रहने का स्थिति ही नहीं थी। तो सरकार ने यहाँ छज्जू बाग में एक कोठी उनको दिया, खाली कर दी। अच्छा। तो यहीं आए, यहीं मेरी दादी की मृत्यु हुई, यहीं सब काम हुआ, श्राद्ध वगैरह सब हुआ। और फिर नवंबर में उन्होंने शिफ्ट किया फिर सदाकत आश्रम में, वही जो नया मकान बन गया था उसमें। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मुश्किल से 3 महीना तो रहे ही। 28 फरवरी को फिर उनका वही मृत्यु हो गई। उसी के बाद से फिर हुआ कि उसको संग्रहालय में कन्वर्ट किया जाए जी, खपड़ैल वाले को भी और इसको भी। तो खपड़ैल वाला संग्रहालय राजेंद्र स्मृति संग्रहालय संख्या 1 और इसको संग्रहालय संख्या 2 में कन्वर्ट किया गया। तो ये प्राण त्याग दिया उन्होंने, पूरे देश में शोक। लेकिन ये क्या हुआ कि राजकीय सम्मान तक नहीं मिला? अब ये तो पूछना चाहिए, इसमें भी मैं आपको बताऊं जी। जब उनकी मृत्यु हुई, नेहरू जा रहे थे, शायद राजस्थान उनका जाने का था, मैं समझती हूँ, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए पैसा इकट्ठा करने जा रहे थे। वहाँ पर शायद तौल के और उस तरह से होना था। तो वो खुद तो नहीं ही आए, नेहरू नहीं आए। राधा कृष्णन को भी मना किया। अच्छा, अंतिम विदाई देने खुद भी नहीं आए। राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन को भी मना किया कि मैं नहीं समझता कि आपके भी जाने की कोई जरूरत है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा और मैं तो समझता हूँ कि आपको भी जाना चाहिए जी। लेकिन वे नहीं आए। और मुझको याद है डॉक्टर राधा कृष्णन आए थे, शास्त्री जी आए थे, ये लोग आए थे, लेकिन नेहरू नहीं आए थे। नेहरू नहीं आए? नहीं आए थे। अच्छा। और इनका जो आप कह रहे हैं राजकीय सम्मान की तो बात छोड़ दीजिए, उनका दाह संस्कार भी सार्वजनिक दाह स्थल पर हुआ, जहां पर कि समाधि बनाना या कुछ इस तरह का संभव नहीं था। बनाना, कुछ स्मृति बनाना सुरक्षित। हाँ, जहाँ बांस घाट में सभी लोग दाह संस्कार हुआ करता था। हाँ, तो उसी तरह किया तो उस जगह। और जो अभी समाधि जो इन लोगों ने बनाई भी बहुत वर्ष बाद हुआ, और वो जिस स्थिति में है, आप जाइएगा, आपके आंख से आंसू गिरेगा। मैं गया था कुछ साल पहले, मैंने आंख से आंसू गिरेगा जिस स्थिति में धूल से अटा रहता है, एक फूल कभी वहां नहीं रहता। और पहले तो ऐसी स्थिति थी कि वहां पर ये लोग जो असामाजिक लोग जो होते हैं, वहां बैठ के जुआ खेलना, दारू पीना, सब उस परिसर में होता था।
और उनकी जब 125वीं जयंती हम मनाई जा रही थी तो मुख्यमंत्री यही नीतीश कुमार जी थे, तो एक कमेटी बनी जी, क्या क्या करना है, उसमें मुझको भी इन लोगों ने रखा था। मैं जाती थी, मीटिंग होती थी वहाँ ओल्ड सेक्रेटेरिएट में, वहाँ मैं जाती थी और उसमें सब निर्णय लिया गया कि समाधि को इस तरह विकसित किया जाएगा, हम लोगों को नक्शा दिखाया गया, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, कुछ नहीं किया गया। और उस समय नीतीश कुमार ने यह भी घोषित किया था कि इनके जन्मदिन को मेधा दिवस घोषित किया जाएगा, और भी बहुत बहुत बातें हुई थी, लेकिन न तो मेधा दिवस घोषित किया गया और न ये किया गया। बहुत बाद में, आज से समझिए 5 बरस पहले मैं जब मतलब बहुत दिन तक जो उन्होंने कहा उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। बिल्कुल। फिर मैं जाके एक बार मुख्यमंत्री से मिली। लेकिन इस बात का मैं उनको क्रेडिट दूंगी, जब मैंने उनको जाके याद दिलाया तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को बुला के और कहा, तो मैं समझती हूँ 5-7 बरस हो रहा होगा जबकि राज्य सरकार की तरफ से मेधा दिवस मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन उसको भी आप बाकायदे एक तस्वीर देके बढ़िया से बताइएगा ना, बिल्कुल, कि मेधा दिवस है, किस उपलक्ष्य में है, किसका जन्मदिन है ये, कि इसको हम लोग मेधा दिवस मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम लोग मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर रहे हैं। कार्यक्रम होता है, लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया जाना चाहिए उनके नाम को लेकर, जो प्रकाश पुंज है उसके बारे में बताया जाता है, उस तरह से नहीं किया जाता है। और इस संबंध में मैं देखिए बहुत वर्षों से लगातार पत्र लिखा जाता रहा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, यहाँ मुख्यमंत्री को, तो खैर मुख्यमंत्री ने तो कर ही दिया। और जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, प्रति वर्ष नियमित रूप से पत्र भेजा जाता रहा है, इंडिविजुअल्स की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल्स तो भेजते होंगे संस्थाओं की तरफ से। मैं अपनी चरखा समिति की तरफ से तो मैं पूरा कह सकती हूँ कि वहां से प्रति वर्ष जाता है, लेकिन कुछ नहीं। और सच पूछिए तो कितने अपमान की बात है कि वहां से जवाब क्या आया मुझको, कोई है, कोई कौन मंत्रालय है, वहां से पत्र आया, कला संस्कृति मंत्रालय, वहां से आया कि कॉमेमोरेट हम लोग करते हैं नेताओं के इसमें, तो चाहे तो 100वां उनका जो हो, चाहे 125वां हो, चाहे 150वां हो, और इनकी 150वीं जयंती फला वर्ष में पड़ेगी, उसके पहले हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। इस तरह का पत्र भेजा। तो हमने पूछा कि जब पटेल का 2014 में डिक्लेयर किया गया था, जो कि बहुत लॉन्ग ड्यू था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हम लोगों ने बधाई दी थी प्रधानमंत्री को। तो उस समय न तो उनका 125वां था, न 150वां था, न 100वां था। तब इन्हीं पर ये बात क्यों लागू की जा रही है? बिल्कुल। लगातार आप कहिए तो मैं आपको पूरा पत्रों की प्रति दे दूं जो हम लोगों ने प्रति वर्ष भेजी है। आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बिहार मतलब क्या प्रति वर्ष भेजी है, भेजा है हम लोगों ने पत्र। और वही नहीं, हम लगातार यहाँ से जो MP रहते हैं रविशंकर रहते हैं, उनको हम लोग प्रति उनके पास भी भेजते हैं। और इस बार आए थे ये बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी आए थे, वो चरखा समिति भी आए थे। चरखा समिति तो लोग सबको ही आते हैं, क्योंकि ये जो खासकर ये जो अभी जो सरकार में जो लोग हैं सभी जेपी के, ये लोग सबको तो जेपी के प्रोडक्ट है। बिल्कुल। न वो आंदोलन होता, न जेपी उसका नेतृत्व करते, न ये लोग बड़ा लीडर बनते जी। तो ये लोग आते हैं, कम से कम ये है इनमें है। नीतीश जी को मैं ये क्रेडिट दूंगी। लालू कभी नहीं आए, लालू कभी नहीं आए, लालू जी कभी नहीं आए। अच्छा। मैं तो बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ चरखा जबकि उसी इलाके के हैं, लेकिन जी नीतीश जी प्रतिवर्ष आते हैं, और लोग भी आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, सब कोई, काफी लोग आते हैं, सब कोई वहाँ आके वहाँ पर उनको मत्था टेकते हैं, लोग माल्यार्पण करते हैं। तो नड्डा जी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, सब आते हैं वहाँ। तो जब आए थे नड्डा जी, तो मैंने उनसे ये बात कही और बाकायदे उनको पूरा फाइल मैंने उनको दिया जी, कि देखिए ऐसे ऐसे हम लोग पत्र भेजते रहे हैं और कुछ नहीं होता है। उन्होंने फाइल ले ली और कहा मैं इसको मैं ले जाऊंगा, करवाऊंगा। नड्डा साहब कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। अश्विनी चौबे आए थे, उन्होंने भी पूरी फाइल मुझसे ली, कुछ नहीं हुआ।
तो मेरा कहना है कि उनका कद क्या इन लोगों से कम था? बहुत बड़ा कद था, देश के उनका पहले कमतर कद था। बिल्कुल। तो आप लोग जैसा कर रहे हैं तो उसका तो अर्थ यही निकलता है कि आप लोग नहीं मानते हैं कि वो इस योग्य हैं जी या थे कि उनके जन्मदिन को भी राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। बिल्कुल। और राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का एक अर्थ होता है, जो नई पीढ़ी है वो जानती है उस व्यक्ति के विषय में, कौन था, क्या था, क्या उनकी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनका तो समझिए कि देश के नव जागरण, नव निर्माण दोनों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जी, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल अंतिम सत्र में हूँ। यदि नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से क्या अपेक्षा रखती हैं कि यह बात उन तक पहुंच जाए? नीतीश कुमार ने तो मेरी बात सुनी, मैं तो क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने ये बात सुनी और उसके बाद ठीक है डिले हुआ, लेकिन फिर उन्होंने किया। यहाँ पर सरकार मनाती है और प्रतिवर्ष मेधा पुरस्कार दिया जाता है। जो नरेंद्र मोदी जी से क्या चाहती हैं आप? मेधा दिवस घोषित करें, मेधा दिवस घोषित करें, मेधा दिवस घोषित करें। मैं कोई गलत मांग नहीं कर रही हूँ उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सबकी किया, जो उस समय के जो ऐसे नेता थे जो उपेक्षित थे जी, जैसे कि पटेल को उपेक्षित किया गया, सो आपने किया, आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस घोषित किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके बारे में आपका क्या, आपकी यही सोच है कि ये इस योग्य नहीं थे, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस नहीं घोषित किया जाना है? क्या आपकी यही सोच है? बिल्कुल। या आप सोचते हैं कि इसको घोषित करेंगे तो इससे हमको कोई लाभ नहीं है? तो ये वोट की राजनीति से आप प्रेरित हैं जी। तो देखिए, बड़ा सवाल किया है डॉक्टर प्रोफेसर तारा सिन्हा जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी की पौत्री ने, कि देखिए सिर्फ वोट के लिए मत सोचिए। यदि आप पटेल के बारे में सोचते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचते हैं, गांधी के बारे में सोचते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान कहाँ कम है? क्यों आप उन्हें भूल जाते हैं? तो यह बात दूर तक जानी चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान रहा है और उन्होंने क्या किया और किस तरीके से लोग उनके साथ करते रहे। यह पॉडकास्ट में हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपकी राय है, प्रतिक्रिया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे जब मैं मिलूंगा तो फिर से संवाद करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।